हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि जो लाइफ है हमारी अर्थ पे वो कैसे आई, हमें इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। ये क्लास 10th सीबीएसई बायोलॉजी का एक टॉपिक है और हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ पे लाइफ कैसे आई। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपने जो है कुछ लॉज दिए, कुछ थ्योरीज बताई और उसमें उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो हमारी अर्थ पे स्पॉन्टेनियसली आया, मतलब वो अपना आप आ गया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो बात थी, बहुत सारे प्रूफ ऐसे दिए गए या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी या कई सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका विरोध किया और बाद में ये जो थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो थी लाइफ की, कैसे अपना आप ही जनरेट हो गई लाइफ, ये फिर थ्योरी हमारी नष्ट हो गई, यानी कि कोई मतलब की नहीं रह गई, कोई काम की नहीं रह गई। तो फिर हम लोगों को फिर ये क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, फिर कैसे हमें मालूम पड़ा लाइफ कैसे आई। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेवीएस हाल्डेन। क्या नाम था? जेवीएस हाल्डेन। उन्होंने एक बात कही थी कि जो अर्थ पे जो लाइफ आई है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनसे लाइफ आई है, या जो कंपाउंड है उनसे लाइफ आई है। तो कैसे करके आई, इसको थोड़ा सा हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं, फिर हम एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना इस कहानी को, पूरी सुनना लास्ट तक, तो आपको जल्दी समझ में आएगी। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं, छोटी सी कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एक बार में नहीं अगर समझ में आ रही तो उसको रिपीट कर लेना, बार बार वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये एक जो कहानी है ये इसको पूरा आपको समझ में आ जाएगी कैसे करके हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। देखिए, सबसे पहले आप जैसा जानते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट था ही कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से हमारी नई लाइफ बनी है। और ये जो लाइफ बनी है इसमें रोल है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ये बात यहां आपको मान के चल रहा है। लगभग 4000 मिलियन ईयर्स एगो, 4000 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, तो पहले की बात करें, तो उस समय हमारा अर्थ जो उसका जो एटमॉस्फेयर था, उसका जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा हॉट था, गर्म था। लगभग जो उसके जो टेम्परेचर था वो 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो उस दौरान चूंकि टेम्परेचर बहुत था तो वहां पे लाइफ को ओरिजिनेट करना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, उस समय में जो चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई था तो उस समय कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ये हमारे मेन जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये उस समय थे। और उस जमाने में ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, यानी एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग। अच्छा, उस समय में लाइटनिंग, यानी कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली की जो चमक होती वो खूब होती थी, यानी लाइटनिंग खूब होती थी। और साथ ही साथ यूवी रेज काफी आती थी हमारी अर्थ पे। उसकी वजह क्या थी कि उस समय में ओजोन लेयर नहीं बनी थी। तो इन सब वजहों से लाइफ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन हाँ, ये जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने नाम लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ये सब चीजें प्रेजेंट थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि समय बीता, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, तो जो ये जो इनऑर्गेनिक हमारे बताया हमने आपको जो मॉलिक्यूल्स थे, ये सब आपस में इन्होंने क्या करा, ये कंडेंस हुए। कंडेंस का मतलब क्योंकि वाटर वेपर की थी तो ये सब क्या हुई, कंडेंस हुई। और कंडेंस होने के बाद में जो है ये सब हमारे धरती पर इनका आना शुरू हो गया, यानी कि कह सकते हो रेन होना शुरू हुई, जिससे कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ, डाउन हुआ, यानी कि कुछ कम हुआ। अब जब टेम्परेचर कम होने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसियस मॉलिक्यूल थे वो इंटरेक्ट होने के लिए अब रेडी हो गए, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल पास पास नहीं आएगा इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो मॉलिक्यूल पास पास आए और उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब इंटरेक्शन होने के बाद में जाहिर बात है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो उनसे सिंपल
कुछ मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल बने, जिसमें कि मोनोसैक्राइड्स थे, अमीनो एसिड्स थे, और फैटी एसिड्स थे, ग्लिसरॉल थे। ये सब प्रकार के हमारे जो बेसिक बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ये बने। बाद में जब ये सब मॉलिक्यूल हमारे, जब चूंकि बरसात यानी कि पानी बरस रहा था, रेन हो रही थी, तो उसके साथ साथ चूंकि टेम्परेचर लगातार, क्योंकि हजारों साल तक ये घटना चलती रही, कोई पानी बरसना कोई 1-2 साल की तो बात बाहर ही नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था। तो आप जैसे जानते हैं कि तवे पर अगर एक बूंद डालोगे पानी की तो क्या होगा, वो इवापोरेट हो जाती है। तो सेम वे में ऐसे ही हो रहा होगा, बार बार पानी नीचे आता होगा, वो इवापोरेट होता होगा, फिर नीचे, ये हजारों साल तक चलता रहा होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसा होता रहा। अंत में जब पानी ठहर गया, यानी कि कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया, हम ओशियन कह सकते हैं, तो वहां पर ये सब मॉलिक्यूल भी इकट्ठे हुए होंगे, पानी के साथ नीचे आ गए होंगे। जब ये वहां आ गए होंगे, इनके बीच फिर इंट्रैक्शन हुआ होगा, यानी फिर इनमें कॉम्बिनेशन हुआ, फिर इनसे कुछ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे प्राइमरी प्रोटीन्स बने होंगे, फिर इनमें पॉलीसैकेराइड्स बने होंगे, लिपिड्स बने होंगे, फॉस्फोलिपिड्स बने होंगे। इसी तरीके से हमें जो कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो सब बने होंगे, जो लाइफ को बनाने के लिए हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये सब चीजें बन गई। अब यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इनके अंदर, चूंकि मैंने बताया फॉस्फोलिपिड, लिपिड सब बन गए, यानी कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन चुकी हैं जो किसी ना किसी लाइफ को जनरेट करेंगे। बाद में इन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर बॉडीज थी, इनके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने, स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर्स बने, जिनके अंदर बाद में सेल्फ डिवीजन की क्षमता डेवलप हुई। और इन मॉलिक्यूल्स को या इन स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया कोइसरवेट्स या माइक्रोस्फेयर्स। हम इनको कोइसरवेट्स, सिडनी फॉक्स ने इनको कोइसरवेट्स के नाम से इनको एक नाम दिया था, कोइसरवेट्स। ये ऐसे सेल की तरह के स्ट्रक्चर थे जो आजकल के, अगर हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी बनावट उससे मिलते जुलती थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहली लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर आई, और इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि ये बात थ्योरी है, अभी तो भाई कोई प्रूफ तो हुआ नहीं, तो इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट, आपको जब तक प्रूफ नहीं देंगे आप मानोगे नहीं। तो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए कि भाई कैसे हम मालूम करें कि भाई अमीनो एसिड बने, कैसे हमें मालूम पड़ा कि प्रोटीन बनी हमारे अर्थ पे फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें सबसे बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट हमारा आता है मिलर का एक्सपेरिमेंट है। इसमें कई सारे वैज्ञानिक का नाम हम और भी ले सकते हैं, ओपेरेट का है एक्सपेरिमेंट, और सिडनी फॉक्स के एक्सपेरिमेंट है, मिलर के एक्सपेरिमेंट है, और मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट तो है ही फेमस, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मिलर यूरे के शिष्य थे, पीपल थे, और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया या दिखाया हम लोगों को कि किस प्रकार से प्रोटीन बनती है, और वही प्रोटीन रियल जब कभी ऐसा हुआ होगा तब भी वैसी बनी होगी। तो उन्होंने लैब में बिल्कुल प्रिमिटिव कंडीशंस बनाई, यानी जो उस समय जो भी कंडीशंस नहीं होंगी सेम वही कंडीशंस बनाई, और वो सारी की सारी कंडीशंस प्रिवेल करी। और जैसा आप जानते हैं कि वो फिर एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से लाइफ हमारी जो है अर्थ पे आई। तो अभी हम बात करते हैं कि मिलर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इस मिलर के एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देखिए बहुत ध्यान से। पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर वाटर है, ये लिक्विड वाटर है। इस लिक्विड वाटर का कनेक्शन यहां किया हुआ है एक ट्यूब के द्वारा। इसका नाम है स्पार्क चैम्बर। यहां पे आप देख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसका नाम है स्पार्क चैम्बर। तो यहां पे स्पार्क होगा, यानी इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग करेंगे। तो क्योंकि उस जमाने में जो
लाइटनिंग होती थी, तो लाइटनिंग यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने इस प्रकार से दिखाया। और इसके अंदर गैसेस ली थी, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, और यहाँ से उन्होंने जो लिक्विड वाटर लिया था उसको इन्होंने गर्म किया और मिलर ने इसको गर्म करके इसकी बनाई वेपर्स, और ये वेपर्स जो है इस चैम्बर में पहुंच गए। यानी कि कुल मिला के जैसा उस समय एटमॉस्फेयर रहा होगा बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर उन्होंने यहाँ पे बनाया। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे लगाया था एक वैक्यूम, वो इसलिए लगाया कि जो इस ट्यूब के अंदर पहले से कोई गैसेस हों तो वो उन्होंने निकाल दी। यानी कि अब कोई अदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज है यहाँ पे जो उन्होंने ली है। ये यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा अगर आप देखें तो ये कनेक्शन जो है इसका फिर एक ट्यूब के द्वारा है, और ट्यूब को हमने गुजारा है एक कंडेंसर से। इसका नाम है कंडेंसर। ये कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम जो भी वेपर की फॉर्म में जो रिएक्शन होने के बाद जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं उनको हमें कूल करना, ठंडा करना। तो इसके लिए हम ठंडा पानी नीचे से डालते हैं, और वो जब इस ट्यूब के संपर्क में आता है तो जो भी इसके अंदर वेपर होंगी वो ठंडी होंगी, कंडेंस होंगी, क्योंकि बताया था मैंने कंडेंसेशन हुआ था उस समय, और वही कंडेंसेशन से फिर हमें कोई ना कोई जो कॉम्बिनेशन होने से, रिएक्शंस होने से जो हमें मिलेगा वो हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगा, उसको हम फिर देखेंगे वो क्या है। और जो यहाँ पे पानी था वो यहाँ पे संपर्क में आएगा तो ठंडा पानी, तो वो जो कि हीट एक्सचेंज कर रहा है तो वो गर्म हो जाएगा या हॉट हो या वार्म हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। और यहाँ पे एक यू शेप का एक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एरिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, और उस मटेरियल को बाद में उन्होंने चेक किया था कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी। फिलहाल यहाँ पे हम इसकी वर्किंग पूरा फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो फ्लास्क था उसमें जिसमें लिक्विड वाटर था उसको गर्म किया, उससे वाटर वेपर बनी। वो वाटर वेपर इस स्पार्क चैम्बर में गई। स्पार्क चैम्बर के अंदर पहले से हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया ये मौजूद थी, क्योंकि वहां वाटर वेपर भी मिल गई। फिर उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, और यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से वहां पे कुछ रिएक्शंस हुई, और वो रिएक्शन होने से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे इनकी रिएक्शन होने से कुछ ऑर्गेनिक सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स बने। और ये मॉलिक्यूल चूंकि अभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो वो अभी भी गैसियस फॉर्म में थे, तो वो क्या हुआ, जब वो कंडेंसर के माध्यम से उनको गुजारा गया तो वो कूल हो गए, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, वही लिक्विड यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंट लगभग 18 डेज तक चला, यानी उन्होंने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट 18 दिन तक लगातार ये करते रहे, और ये कई बार रिपीट किया गया, क्योंकि एक बार में वो सब प्रोडक्ट नहीं मिल पाए थे उनको, तो ये एक्सपेरिमेंट रिपीट भी किया गया था। और उन्होंने ये देखा, बीच बीच में यहाँ से कुछ ना कुछ सैंपल निकालते रहते थे एक्सपेरिमेंट के दौरान ही, और उनको वो चेक करते रहते थे। तो उस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें उनको मिली वो हम यहाँ देखते हैं। उनको अमीनो एसिड्स मिले, लगभग 15 टाइप के उनको अमीनो एसिड मिले थे, जो कि बुक्स में ऐसा लिखा मिलता है। और उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये मेन हमारे अमीनो एसिड्स थे जो उनको मिले। और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी उनको मिले, जिसमें लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड भी उनको मिला था। इसके अलावा राइबोज शुगर, प्यूरिन, एडेनाइन, ये सब उनको मिले। कुल मिला के आप भी कह सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको वो सब चीजें मिली जो कि एक उस समय की जो भी प्रिमिटिव कंडीशंस रहीं उस दौरान जो जो हुआ होगा वही वही उन्होंने लैब के अंदर पूरा करने की कोशिश की, और उनको ये सब चीजें मिली है। जैसा कि हम आज के समय में भी जानते हैं कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते हैं, या हम कह सकते हो कि इनके बिना हमारी बॉडी की कोई हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मिलर के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि लाइफ का ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी तरीके से हुआ होगा, यानी कि इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे और फिर उनसे लाइफ जनरेट हुई होगी। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है।
इसमें हम एक फ्लो चार्ट आपको बनाते हैं, वो भी आप देखिए। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है। जैसा कि हमें पता है कि जो न्यू लाइफ है वो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो मैंने बताया था जैसे लगभग 4000 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ का टेम्परेचर लगभग 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस था। उस समय हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर ये सब प्रेजेंट था। लाइटनिंग खूब थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। इसका मतलब एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। यूवी रेस खूब थी। क्यों? क्योंकि ओजोन वहां पे नहीं थी। फिर वाटर कंडेंस हुआ, ये कई हजारों साल तक होता रहा। टेम्परेचर ठंडा हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, उससे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैक्राइड्स और ग्लिसरॉल टाइप। फिर ये पानी के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे जब ये पानी में आए, यानी पानी जहाँ इकट्ठा हुआ वो ओशियन होगा, और उसको हार्डेन ने कहा था हॉट डाइल्यूट सूप, ये उन्होंने बोला था। उसको हम चाहे तो बोल दें वाटर बोल दें, हॉट वाटर, या हार्डेन ने जो कहा था कि वो क्या था? हॉट डाइल्यूट सूप। तो सूप इसलिए क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, यानी ये सब चीज़ें थी। बाद में यही चीज़ें और जब लिक्विड में आए, यानी पानी के अंदर आए, तो वो इनके बीच में आपस में फिर इंट्रैक्शन हुआ, उससे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये प्राइमरी प्रोटीन्स बनी, पॉलीसैकेराइड्स बने, लिपिड्स बने, फॉस्फोलिपिड्स बने, ये सब चीज़ें बनी, जिससे कि छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स बनी जिनको कोइसरवेट्स कहा गया। बाद में यही कोइसरवेट्स की जो स्ट्रक्चर थी वो काफ़ी मिलती जुलती पाई गई प्रिमिटिव बैक्टीरिया से, यानी कि कहीं ना कहीं ये पहली सेल हमारी फॉर्म हुई। और इस सेल का जो नेचर था वो कैसा था? कीमो हेटरोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद भी बना सकती थी। प्रोकैरियोटिक थी और एनारोबिक, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जो चूंकि नाम इनका कीमो हेटरोट्रॉफिक है, तो उसका मतलब जितना भी वहाँ पे जो केमिकल बना था, जो कंपाउंड्स बने थे, वो सब उन्होंने खर्च कर लिए। खर्च करने के बाद में उनके पास फिर रास्ता क्या बचा? ये रास्ता ये बचा कि भैया तो मर जाओ या फिर अपना ही कुछ इंतजाम कर लो। तो उन्होंने क्या करा? खुद ब खुद उन केमिकल्स को जनरेट करना शुरू कर दिया। तो इससे वो बन गए कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी कीमो ऑटोट्रॉप्स पहले आए। बाद में क्योंकि जब केमिकल्स खुद बनाना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उन्होंने क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी किया, क्योंकि केमिकल वो खुद जनरेट करने लगे थे। तो जब क्लोरोफिल बनना शुरू हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई, और फिर उससे ऑक्सीजन बनने लगी। अब ये ऑक्सीजन की वजह से फिर बने फोटो ऑटोट्रॉप्स, और यही फोटो ऑटोट्रॉप्स मार्ग्यूलिस के अनुसार यही फोटो ऑटोट्रॉप्स बाद में फिर यूकैरियोटिक सेल के रूप में डेवलप हुए, जिनको हम ऐसा मान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्ग्यूलिस की पहली यूकैरियोटिक सेल बनी फ्रॉम द फोटो ऑटोट्रॉप्स। और फिर ये भी क्योंकि इनके अंदर एनगल्फिंग प्रॉपर्टी थी, एनगल्फ कर सकते थे लाइक एनिमल सेल, तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर फैगोसाइटोसिस हम जानते होती है, तो ये बनी थी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे हमारे अर्थ पे लाइफ जनरेट हुई। इसको एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।